तो पिछली वीडियो में हमने पदार्थ के बारे में समझ लिया था कि पदार्थ होता क्या है और यह कैसे बना होता है। उन सब चीज़ों को समझने के बाद हमने पदार्थ के कणों के अभिलक्षण देखे थे। और आज की वीडियो जो हमारी है वो पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में है कि पदार्थ कितने अवस्थाओं में पाया जाता है। तो हमने देखा था कि पदार्थ मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में ही पाया जाता है, जिसके बारे में हमको इस सिलेबस में अध्ययन करना है, क्योंकि बाकी का जो टॉपिक है 2 और अवस्थाएं जो हमने देखी थी वो आगे के सिलेबस में मिलेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ठोस, द्रव और गैस के बारे में है, मतलब पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम ठोस के बारे में जानते हैं कि ठोस क्या होता है। ऐसा पदार्थ जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? ठोस। मतलब इसको अगर चाहे जहां पर रखा जाए तो इसका आकार निश्चित रहता है, चाहे जहां पर भी रख दिया जाए इसका आकार नहीं बदलेगा। जैसे अगर हम मार्कर को किसी और जगह पर रखें तब भी इसका आकार इसी तरह से ही रहेगा, यह फैलेगा नहीं। और अगर बात करें आयतन की, तो आयतन का मतलब होता है कितना स्थान घेरेगा। तो मार्कर को अगर हम लोग किसी बाल्टी में भी रख दें तब भी ये उतना ही स्थान घेरेगा जितना यहाँ पर स्थान घेर रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ठोस पदार्थों का आकार और आयतन निश्चित होता है। अब हम देखते हैं द्रव के बारे में। ऐसे पदार्थ जिसका आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन जो होता है वो निश्चित होता है, उसे हम लोग द्रव कहेंगे। तो द्रव पदार्थों में अगर हम लोग देखें, जैसे हम लोग अगर पानी को ही ले लें तो पानी क्या है? द्रव पदार्थ है। इसको अगर हम लोग कहीं पर रखते हैं तो इसका आकार जो रहता है वो निश्चित नहीं रहता। अगर इसको हम लोग बाल्टी में रखेंगे तो ये बाल्टी का आकार ले लेगा, अगर इसको थाली में रखेंगे तो थाली का आकार ले लेगा, और अगर किसी और जगह पर रख रहे हैं तो उसी का आकार ये ग्रहण कर लेता है, ले लेता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि आकार जो होता है वो निश्चित नहीं होता है। और अगर बात करें आयतन की, तो कितना स्थान घेरेगा ये निश्चित रहता है। मतलब कि अगर हम इसको बाल्टी में रखें तब भी ये 1 लीटर के बराबर ही जगह घेरेगा, अगर गिलास में रखें तब भी ये 1 लीटर के बराबर ही जगह घेरेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो द्रव पदार्थ होता है उसका आकार तो निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन जो होता है उसका निश्चित होता है। अब अगर बात करें गैस की, तो गैस पदार्थ को हम लोग अगर देखें तो ऐसे पदार्थ जिसका ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार, उसको हम लोग क्या कहेंगे? गैस कहेंगे। तो ऐसे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं उसी को हम लोग गैस कहेंगे। तो अगर हम लोग देखें तो जो गुब्बारे में हवा भरी रहती है, जब उसको हम लोग फुलाते हैं तो वो काफ़ी स्थान घेर लेता है, और अगर उसको छोड़ दिया जाए तो वो बाहर फैल जाता है। तो इस तरह से देखें हम तो गुब्बारे में भरी हुई जो वायु थी उसका कोई आकार नहीं था। जब तक वो गुब्बारे में भरी गई थी गुब्बारे का आकार लिया था, किसी सिलेंडर में रखेंगे तो सिलेंडर का आकार ले लेगा। तो इस तरह से इसका आकार निश्चित नहीं है। अब अगर बात करें आयतन की, तो अगर हम लोग गैसों को किसी सिलेंडर में रखते हैं तो सिलेंडर के बराबर ही स्थान घेरेगा, और अगर उसको हम लोग किसी रूम में छोड़ दें तो पूरे रूम भर में फैल जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गैसों का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन। अब हम देखते हैं पदार्थ के कणों के अभिलक्षण या पदार्थ के अभिलक्षण के बारे में देखते हैं कि पदार्थ में क्या क्या गुण पाए जाते हैं, उसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ठोस पदार्थों के अभिलक्षण। तो हम देखते हैं इसमें जो इसकी विशेषताएं होती हैं ठोस पदार्थों की। तो सबसे पहला है आकार। तो अगर हम बात करें आकार की, तो ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है, क्योंकि इसके जो कण होते हैं बहुत नज़दीक नज़दीक रहते हैं, जिसकी वजह से इसके कण जो होते हैं आपस में संयोजित रहते हैं, जुड़े रहते हैं, और इसी वजह से ही इसका आकार जो होता है वो निश्चित होता है। तो ठोस पदार्थों का आकार जो रहता है निश्चित होता है। अब अगर बात करें आयतन की, मतलब ये कितना जगह घेरेगा, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो आयतन में भी देखते थे हम लोग कि अगर हम किसी ठोस पदार्थ को, किसी हम लोग बाल्टी को या फिर किसी गिलास को या फिर किसी डस्टर को या फिर हम मार्कर को ही ले लें, तो इसको जहां पर रखेंगे तो जितना जगह ये हमारे हाथ में घेर रहा है उतना जगह जिस स्थान पर रखेंगे वहां पर भी घेरेगा। मतलब जो आयतन की बात करते हैं ठोस में, तो ठोस पदार्थों का आयतन भी निश्चित होता है। अब अगर बात करें आकर्षण बल, तो हमने बताया था कि अणुओं के बीच लगने वाले बल को आकर्षण बल कहते हैं। तो हम अगर बात करें ठोस में, तो ठोस के कण जो होते हैं बहुत नज़दीक नज़दीक रहते हैं, तो इसके वजह से इनमें आकर्षण बल जो होता है वो अधिक पाया जाता है। ठोस पदार्थों में आकर्षण बल अधिक होता है। इसको हम अगर क्रियाकलाप के माध्यम से समझें, तो अगर आपके दोस्त आपके पास पास खड़े होंगे और आपको कसकर अगर पकड़े रहेंगे तो उसके बीच हम लोग बल ज़्यादा लगा सकते हैं, जबकि अगर हम उनकी उंगलियों को पकड़ के रखें तो उनके बीच में जो बल लगेगा वो कम लगेगा और आसानी से वो अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ठोस होते हैं उनके बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। और अगर बात करें घनत्व की, घनत्व का मतलब होता है सघनता से, मतलब कितने नज़दीक नज़दीक उसके कण होंगे उसी को कहेंगे घनत्व। तो अगर इसके सघनता की बात की जाए तो हम देख सकते हैं कि ठोस के जो सघनता है या घनत्व जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इसके कण जो है बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं, इसीलिए इनमें सघनता जो होती है
वो अधिक होती है, ठोसों में सघनता अधिक होती है। अब हम अगर इसमें देखें द्रव पदार्थों के अभिलक्षण या विशेषताएं, तो द्रव पदार्थों की विशेषताओं की बात की जाए अगर, तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं आकार। तो हमने परिभाषा से ही स्पष्ट कर लिया था कि द्रव पदार्थ जो होते हैं उनका आकार जो होता है निश्चित नहीं होता है, क्योंकि इसको हम लोग जहां पर रख रहे थे ये वहीं पर उसका स्थान ग्रहण कर ले रहा था। जब इसको हम लोगों ने थाली में रखा था तो थाली का स्थान इसने ग्रहण किया था, और जब इसको हमने गिलास में रखा तो गिलास का आकार ग्रहण कर ले रहा है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि द्रव पदार्थ जो होता है उसकी विशेषता यह है कि इसका आकार जो होता है वो निश्चित नहीं होता है। अब अगर बात करें इसके आयतन की, तो कितना स्थान घेरेगा इसके बारे में बात करें तो आयतन जो होता है निश्चित होता है, जिसको हमने परिभाषा में भी समझ लिया था कि इसको जहां पर रखेंगे वो उतना स्थान ही घेरेगा जितना दूसरी जगह पर घेर रहा था, मतलब इसका आयतन जो होता है वो निश्चित रहता है। अब अगर बात करें तरलता का, तो द्रव में जो होता है तरलता का गुण पाया जाता है, मतलब बहने का गुण पाया जाता है। अगर द्रव को हम लोग छोड़ दें, इसको स्वतंत्र छोड़ दें, तो होता क्या है कि ये बहने लगता है। तो इस तरह से कह सकते हैं हम लोग कि जो द्रव होता है उसमें तरलता का गुण पाया जाता है, और ये अगर स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो ये बहने लगता है, एक स्थान से दूसरे जगह पर जा सकता है, बहने लगता है ये। ठीक, तो हम लोगों ने देखा कि ठोस पदार्थों में कुछ विशेषताएं थी, उसी तरह से द्रव में थी। अब हम देखते हैं गैसीय पदार्थों की विशेषताएं, मतलब किस तरह से हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि कोई पदार्थ ठोस है, कोई द्रव है और कोई गैस है। तो हमने गैसीय पदार्थों की जो अवस्थाओं के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें हमने देखा था इसकी परिभाषा को कि इसका आयतन भी निश्चित नहीं था और आकार भी इसका निश्चित नहीं था। तो उसी आधार पर ही हम इसकी विशेषताओं को भी समझ सकते हैं। तो अगर इसके आकार की बात की जाए तो गैसीय पदार्थ जो होते हैं उसका आकार तो निश्चित नहीं होता है, क्योंकि इसको हम लोग जहां पर रखेंगे उसी का आकार ही ग्रहण कर लेगा। चाहे गुब्बारे के अंदर रहेगा तो गुब्बारे का आकार लेगा, सिलेंडर के अंदर है तो सिलेंडर का आकार ग्रहण कर लेता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो गैसीय पदार्थ होते हैं उसके आकार जो होता है निश्चित नहीं होता है। अब अगर बात करें आयतन की, मतलब कितना स्थान घेरेगा, यह भी निश्चित नहीं रहता है। अगर इसको हम लोग रूम में छोड़ दे तो पूरे रूम में पूरा स्थान ग्रहण कर लेता है, और अगर ये गुब्बारे के अंदर रहता है तो गुब्बारे के जितना ही स्थान यह ग्रहण करता है। तो इस तरह से कह सकते हैं हम लोग कि इसका न तो आकार निश्चित रहता है और ना ही आयतन, दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। आकार भी और आयतन भी जो होता है वो अनिश्चित होता है। अब अगर बात करें दाब की, तो जो गैसीय पदार्थ होते हैं इनमें जो कण रहते हैं बहुत दूर दूर तक रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये गति करते रहते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं। तो जो कण हैं एक दूसरे से टकराएंगे तो इससे क्या होता है कि ये टकराने के बाद इनमें वेग आ जाता है, मतलब ये दूर दूर तक जाने लगते हैं, जिसकी वजह से ये कण अपने किनारे की सतह से, जिस बर्तन में रखा गया है उसकी सतह से टकराते रहते हैं, और इसी वजह से उस बर्तन पर ये दाब डालते हैं। और हम देखते हैं कि गुब्बारा भी उसी तरह से ही फूल जाता है, क्योंकि उसके कण जो थे, गैसों के कण जो थे, उन्होंने गुब्बारे की सतह पर दबाव डाला था। तो जो गैस के कण होते हैं वो सतह पर दाब डालते हैं। अब अगर बात करें गतिज ऊर्जा की, तो इसके कण हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा दूर दूर है। तो इनमें गतिज ऊर्जा जो पाई जाएगी बहुत अधिक पाई जाएगी, क्योंकि गैसीय अवस्था में जो पदार्थ के कण होते हैं बहुत ही दूर दूर होते हैं, इसी वजह से इनमें गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और अगर बात करें हम लोग द्रव में, तो द्रव के अणु जो होते हैं उनमें गतिज ऊर्जा थोड़ी सी कम पाई जाती है, क्योंकि इनके कण जो हम लोग देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ही दूर है, इसी वजह से ये आपस में थोड़े दूर पर जाने पर टकराने लगते हैं, और इसी वजह से क्या होता है, इनमें जो गतिज ऊर्जा रहती है वो कम पाई जाती है। और अगर हम ठोस में देखें गतिज ऊर्जा, तो इसके कण बहुत ही ज़्यादा नज़दीक नज़दीक होते हैं, इसी वजह से क्या होता है कि इनमें जो होता है गतिज ऊर्जा लगभग नगण्य पाई जाती है, न के बराबर पाई जाती है। और अगर बात करें घनत्व की, तो अगर हम ठोस के घनत्व को तो समझ चुके हैं, अब अगर बात करें द्रव के घनत्व की, मतलब इसमें जो सघनता होती है वो ज़्यादा होती है कि कम होती है। तो अगर द्रव में बात की जाए तो द्रव के जो कण होते हैं उनमें सघनता जो होती है ठोसों की अपेक्षा थोड़ा सा कम होती है। और अगर गैसों में हम लोग देखें, गैसों का घनत्व जो होता है, इनके कणों का जो घनत्व रहता है बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि सघन बहुत कम होते हैं, बहुत ही दूर दूर इनके कण फैले रहते हैं, इसीलिए गैसों के कणों के बीच सघनता जो होती है बहुत कम पाई जाती है। तो इतने चीज़ों को हम लोग समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें एक और जो विशेषता पाई जाती है वो है संपीड्यता। संपीड्यता का मतलब इसको प्रेस करने का या दबाने का गुण जो पाया जाता है। तो अगर हम देखें तो गैसों में संपीड्यता जो होती है बहुत अधिक होती है, और अगर इसको हम लोग प्रेस करें, जैसे इसके अंदर भरा गया तो पिस्टन से अगर इसको हम लोग प्रेस करते जाएं तो गैस के कण जो होते हैं
वो बहुत ही नीचे तक दबते चले जाएंगे और यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ से इतना स्थान जो घेरा था इतना ये नहीं घेरे रहेगा और बहुत ही कम स्थान घेरेगा। तो अगर हम देखते हैं तो गैसों में संपीड़ितता का गुण जो होता है बहुत ही अधिक होता है, मतलब इसको दबाने पर ये दब जाता है। और अगर बात करें द्रव में, तो द्रव में संपीड़ितता जो होती है वो गैसों से थोड़ा सा कम होती है। जैसे अगर हम जल को प्रेस करें तो थोड़ा बहुत इसमें मतलब जो इसका आयतन होता है उसको कम किया जा सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गैसों का आयतन बहुत ही ज्यादा कम किया जा सकता है। द्रव का आयतन जो होता है वो कम मात्रा में कम होता है और जो ठोस होते हैं उसका आयतन जो होता है बहुत ही कम, लगभग न के बराबर या नगण्य मात्रा में ही कम होता है। अब हम देखते हैं ससंजन और असंजन बल के बारे में कि ससंजन और असंजन बल होता क्या है। तो अगर हम देखते हैं ससंजन बल के बारे में तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजन बल कहते हैं। तो जो बल एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगेगा उसी आकर्षण बल को हम लोग क्या कहेंगे, ससंजन बल कहेंगे। जैसे हम अगर देखें तो पानी की जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं उनसे मिलकर एक बड़ी बूंद बन जाती है। तो इन पानी की बूंदों के बीच लगने वाला जो बल था उसको हम लोग ससंजन बल कह सकते हैं। अब अगर दूसरा हम लोग देखें असंजन बल के बारे में, तो भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम लोग असंजन बल कहेंगे। मतलब जब दो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल जो होगा उसको हम लोग असंजन बल कहेंगे। जैसे हम लोग जब ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखते हैं तो चाक और बोर्ड के बीच में जो बल लगता है उसको हम लोग असंजन बल कह सकते हैं। और जब हम लोग किसी गोंद से कागज को चिपकाते हैं तो कागज और गोंद के बीच जो होता है वो असंजन बल लगता है, क्योंकि इनके अणु भिन्न भिन्न पदार्थों के हैं। तो इस बल को हम लोग असंजन बल कहेंगे। इसी की वजह से क्या होता है कि गोंद जो होता है उससे कागज चिपक जाता है आसानी से। तो इस तरह से हमने असंजन बल के बारे में और ससंजन बल के बारे में भी समझ लिया। तो पदार्थ की अवस्थाओं को जानने के बाद हमने ससंजन और असंजन बल के बारे में भी जान लिया। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है। मतलब जो ठोस है क्या वो द्रव बन सकता है, या जो द्रव है वो गैस बन सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, इसके बारे में हमारा टॉपिक होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम लोगों की होगी उसमें हम देखेंगे अवस्था परिवर्तन के बारे में। तो फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।